अब यहाँ पर एक चीज जो कि बढ़ती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझान में आगे बढ़ती दिख रही है। 55 सीटों पर आप आगे बढ़ती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आगे बढ़ती दिख रही है। यानी कि ये इजाफा भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में होता दिख रहा है। कांग्रेस की बढ़त अभी तक जो एक सीट की थी वो खत्म होती दिख रही है, लेकिन ये रुझान है, पल पल बदलते रुझान। धीरे धीरे ये इजाफा पूरा ही मुनाफे में बदल जाएगा। आप बहुत आशान्वित है कोमल जी, और बड़ा अच्छा लगता है आपके जैसे नेताओं को देखकर कि कम से कम हर परिस्थिति में आप इतने आशान्वित रहती हैं। जी बिल्कुल। जो सीटें हैं जिन पर बीजेपी आगे चल रही है, अगर ज़्यादातर सीटों पर नज़र डालेंगे तो गोंडा और वो सीटें हैं जो मनोज तिवारी की लोकसभा क्षेत्र में आने वाली है। तो इसको दिल्ली जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी उनके लिहाज से एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, लेकिन अजय एक बात आप अपने मित्रों से भी यहाँ हम लोग पूछ सकते हैं कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं, माना ये रहता है अब तक का जो हमने देखा पिछले कई चुनावों का, पोस्टल बैलेट क्योंकि ज़्यादातर सशस्त्र बलों के सैनिकों का और उनकी ओर से आते हैं और वो पारंपरिक रूप से बीजेपी की ओर उनका रुझान ज़्यादा होता है, झुकाव ज़्यादा होता रहा है। तो अगर पोस्टल बैलेट में ये स्थिति है तो मुझे लग रहा है कि जब ईवीएम से आने लगेंगे चुनाव तो शायद और ज़्यादा तेजी हमें ईवीएम के शुरू हो गए राहुल जी, क्योंकि दिल्ली में पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत कम है और जाहिर सी बात है ये तब तकरीबन 8:45 बजे तक खत्म हो गया। पोस्टल बैलेट्स बहुत कम होते हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ से आर्मी में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, इसके अंदर मैंने देखा है जी बल्ली मारान से बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, तो ये क्या ये सारा आंकड़ा आपको और चरम सीमा तक जाता हुआ नजर आएगा। आपकी खुशी अब वाकई में दिख रही है चेहरे पर कोमल जी। तो अब ये 18 से 48 का सफर आपके हिसाब से कितनी देर में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, बस थोड़ा सा समय और दीजिए, 11, साढ़े 11, 12 बजे आ जाने दीजिए, आपको अपने आप ही नज़र आ जाएगी सारे के सारे रुझान और आंकड़े, हर एक चीज़ वो बदलती हुई नज़र आएगी आपको। चलिए, आपने ये जो बात कही, अब एक बात ज़रा मुझे समझा दीजिए, ये जो 20% पोलिंग की बात कही गई आखिरी 2 घंटे में, कोमल जी मैं एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन ये ज़रा तस्वीरें आपको पहले हम दिखा दें। हाँ जी, ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के दफ्तर की हैं, जहां पर अभी से ही जश्न मन रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मान चुके हैं कि वो जीत रहे हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और कार्यकर्ता वहां पर हैं। नाच गाने का पूरा इंतजाम है, म्यूजिक ज़बरदस्त है और उसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को हराकर आम आदमी पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना लेती है तो उस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के दफ्तर के छत पर चढ़कर वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ठीक वैसे ही जैसे कि पिछली बार यानी कि 2015 में उन्होंने जश्न मनाया था, ठीक वैसी तरह की तैयारी एक बार फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है। ये तस्वीरें आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर देख रहे हैं। ये पिछली बार की जो तस्वीरें उसी तरह की तस्वीरें एनके सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर हर पार्टी जीत के बाद जश्न मनाती है, सबका तरीका कुछ होता है। आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर जो क्राउड होता है वो नाचते गाते ही खुशी सेलिब्रेट करता है और उसमें भी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आगे नुक्कड़ नाटक या इस तरीके से मंच करते हैं और फिर केजरीवाल आते हैं, जो पिछली बार देखा था हमने, और ऐसी तस्वीर अब बनती दिख रही है। ये सत्ता में जाने के बाद एक नेसेसरी एक बुराई होती है जिसको हम लुम्पेनाइजेशन कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप पे अभी थोड़ा सा कम है। तो उस तरह कांग्रेस में एक जमाने में होता था कि जिस तरह के पटाखे बजते थे तो वो मेरे ख्याल से इसमें अभी कम है। आने वाले दिनों में सत्ता में रहेंगे तो आ भी जाएगा। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप अगर देखें तो कॉन्स्टेंट्स थे अरविंद केजरीवाल के पास, कांग्रेस ने तो अपना पूरा का पूरा समर्थन ही दे दिया था। 200 आर्टिकल 239 के तहत इनके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है काम करने का, हर चीज के लिए केंद्र से पूछना पड़ता है। इसके बावजूद अगर आपने बजट को 5 साल में डबल कर लिया, 60,000 करोड़ का बजट है और आप ताज्जुब करेंगे कि 60,000 में 15,000 करोड़ एजुकेशन को दिए गए, 7,500 करोड़ अस्पताल मतलब हेल्थ को दिए गए। और इसकी वजह से ये हुआ कि जो नेशनल एवरेज है 4 रुपए का प्रति परिवार वो बढ़ा के अरविंद केजरीवाल ने 50 रुपया प्रति परिवार हेल्थ पे खर्च करना शुरू किया। मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा इंपैक्ट गया है जो कि जनता हम हमारे घर में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं सिंह साहब की क्या वाकई हम एक डोल इकोनॉमी की तरफ आगे जा रहे हैं और अगर हम डोल इकोनॉमी पर चल रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? डोल इकोनॉमी नहीं है, अगर आपका जीडीपी वॉल्यूम बढ़ता है तो हमेशा आप डोल करते हैं। ये बहुत बेसिक लेकिन सिंह साहब अगर इसके बेसिक्स में जाएं, दिल्ली एक सरप्लस बजट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर्स बहुत बड़ी संख्या में और यहाँ पर नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं।
इसलिए टैक्स पेइंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा है दिल्ली की बनिस्बत की एक बिहार के शहर जी हाँ, हम की या कहीं और जगह बिहार में ये नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इसलिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर मैं जरा ब्रजेश जी आपसे समझ लूं। ब्रजेश जी, बीते 2 दिनों से जैसे ही ये बात सामने निकल कर आई कि 3 बजे से लेकर 5 या 5:30 बजे के बीच में 20% के आसपास वोटिंग हुई, उसे लेकर आप लोग की पसीने छूट रहे थे, तरह तरह के बयान आ रहे थे और ईवीएम को लेकर संजय सिंह के बयान तो हम साफ देख रहे थे। अगर वो पसीने इतने छूट रहे थे और चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़े कर रहे थे, अगर जो रुझान सामने है तो लगता है कि आप जीत जाएंगे तो वो सवाल कहां जाएंगे साहब? और एक संस्था को डिमोलिश कर दिया आपने अपने आरोप लगा के। देखिए जी, ईवीएम, देखिए हम चुनाव आयोग का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। हमने हमेशा से चुनाव आयोग का सम्मान किया है। जहां तक ईवीएम की बात है, हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए थे। जिस तरह से चुनाव आयोग को वास्तविक डेटा जारी करने में 20 घंटे से ज्यादा बीत गया, उसके बाद में हमें कहना पड़ा, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव भी जब होते हैं तो 3-4 घंटे बाद में पूरी वस्तु स्थिति, पूरा चुनाव का डाटा आ जाता है कि कितना ऊपर आक्षेप लगा रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त को इसका जवाब देना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारे ऊपर किसी को सवाल उठाना है तो उठा ले, हम अपना काम बड़ी निष्पक्षता के साथ करते हैं। उनकी ये कथनी न्यूज नेशन ने दिखाई थी। इसलिए मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के पहले आपको सोचना चाहिए था। अब जब आप जीत जाएंगे तो चुनाव आयोग फिर से निष्पक्ष हो जाएगा, और अगर हार जाते तो चुनाव आयोग ने आपके साथ धांधली की होती, बीजेपी के इशारे पर नाच रहा होता चुनाव आयोग। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जितने भी एग्जिट पोल आए, सभी आम आदमी पार्टी को 2/3 बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। अगर हम चुनाव हारने की स्थिति में होते या हमें एग्जिट पोल दिखा रहा होता कि बीजेपी की सरकार आप अभी यही एग्जिट पोल अगर आपके फेवर में नहीं होते तो आप कुछ और कह रहे होते। हम जरा आप ही के वरिष्ठ नेता सौरभ जी की बात जरा दिखा रहे हैं। एक मिनट सर रुकिएगा। Given the latest trends, both Aam Aadmi Party and BJP is on the equal summit, where it says that Aam Aadmi Party is from ECI, that Aam Aadmi Party is 7 and BJP is 6. What do you think of that? Has the vote share been somehow decreased? I believe that Aam Aadmi Party is getting a huge majority in this elections. I have just come out of my constituency, means the rounds, the counting rounds, and I can see that I am getting double the votes of BJP candidate, double. So this means that the candidate will be somewhere around 30% and I'll be getting around 60-65% of the votes. तो चलिए विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से। विकास, वहां पर किस तरह का माहौल है? 18 सीटें अभी तक बढ़त में दिखाई दे रही है। जी, यहाँ बहुत उत्साह का माहौल नहीं है, बहुत कम कार्यकर्ता हैं। सामान्य तौर पर जब मतगणना होता है तो बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता है, जश्न की तैयारी होती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ नेता भी बहुत कम है, वही कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पदाधिकारी हैं और जिनका रहना आज के लिए मजबूरी है क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई है। बाकी सिर्फ मीडिया का जमावड़ा यहाँ है और वही लोग आ रहे हैं जिन्हें चैनल पर लाइव बैठना है और जिन्हें डिस्कशन में भाग लेना है। लेकिन आज जो बीजेपी दफ्तर में बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, दर्जनों पोस्टर लगाए गए हैं जो बहुत पुराने हैं, कुछ 1 साल पहले लगाए गए थे, कुछ 6 महीने पहले लगाए गए थे। लेकिन उसमें से एक पोस्टर आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो ठीक हमारे पीछे है और ये वो पोस्टर है जिसपे अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है और इस पे लिखा हुआ है कि विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते। तो आज ये सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद बीजेपी लगातार दावा करती रही कि 2/3 बहुमत से दिल्ली में उसकी सरकार बनेगी और जब काउंटिंग होगा तब देखें, एग्जिट पोल नहीं, हम एडजेक्ट पोल पे विश्वास करते हैं जो 11 तारीख को आएगा। तो बीजेपी जो दावे करती है लेकिन उस दावे से उलट अभी जो रुझान देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा ये जो पोस्टर है, ये जो पोस्टर है चर्चा में है कि हम पराजय से हम निराश नहीं होते। विकास, ये जो पोस्टर है अभी हाल फिलहाल में लगा है या ये पोस्टर पहले से लगा हुआ है? अगर हाल फिलहाल लगा है तब तो इसका संदर्भ दिल्ली के चुनाव से बड़ा हो जाता है। ये पोस्टर जी, ये हाल फिलहाल में नहीं लगाया गया है। ये पोस्टर कम से कम 1 साल पहले लगाया गया था जब बीजेपी दफ्तर का रिनोवेशन हो रहा था, जब यहाँ की साज सज्जा की जा रही थी। तो ऐसे दर्जनों पोस्टर यहाँ लगाए गए थे अलग अलग नारों के साथ और खासतौर पर जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर के यहाँ पोस्टर लगाए गए थे। हम अपने सहयोगी सुमित कुमार से कहेंगे कि वो दिखाएं। जैसे ठीक इसके बगल में मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर के साथ पोस्टर है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के साथ एक पोस्टर है। हाँ, बिल्कुल नई
जो आज लाया गया जो 2 पोस्टर, उसमें एक माँ भारती का है और एक स्वामी विवेकानंद का है। ये बिल्कुल नया है, जो अभी बाहर ही रखा हुआ है, ये कहीं लगाया नहीं गया है। तो आज जो बाहर रखा गया है ये सिर्फ 2 है, बाकी इस तरह के दर्जनों हैं। आप देखें कि एक फिर ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ एक है, फिर डॉक्टर अंबेडकर के कि हम सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय, ये डॉक्टर अंबेडकर के साथ है। इसी तरीके से ठीक मुख्यालय के सामने ये किसी पे स्वामी विवेकानंद है, किसी पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, अटल बिहारी कई सारे पोस्टर लगे हैं, बहुत पहले से लगी हैं। बिल्कुल, आज नहीं लगाई गई, ये पहले से लगे हुए हैं, इसलिए आज दरअसल इस पोस्टर को लेकर कई तरह तक की टिप्पणी करना शायद अपने आप में बहुत उचित नहीं होगा। क्यों राहुल देव जी? बिल्कुल ठीक बात है, और जो बात कही गई है वो भी बिल्कुल उचित है जी। और किसी भी पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में ये कहना अच्छी बात है जी। तो इस पर कोई अलग से आज हम विशेष अर्थ को निकालने की कोशिश करें, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, जो टैली है वो लगातार बढ़ रही है, बीजेपी 20 सीटों पर आगे बढ़ गई है। ठीक है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, और सुबह तक से अब तक के रुझानों के खिलाफ एक नए रुझान हमें दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव कई दौर में आएंगे, एक साथ सामने आ रही है। और एक तो ये कि आम आदमी पार्टी जो बढ़त अपनी बनाई हुई थी वो घटकर 50 हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 20 सीटों पर बढ़ती दिख रही है। 20 का आंकड़ा छू चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी तो शायद उसके लिए अच्छे दिन हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है। अमानतुल्लाह जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। ओखला क्षेत्र वही है जहां पर शाहीन बाग का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखा जा रहा था, और शाहीन बाग से सटी हुई इस पूरे इलाके में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये 2 सीटें, मैं वही जिक्र कर रहा था। बल्ली मारान भी एक आ गया जहां पे 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और ये अगर ओखला की भी हम जिक्र कर लें तो ये क्या कहता है, ये जो रुझान है ये क्या कहता है? साफ ध्रुवीकरण वो लोग झेल भी रहे हैं इसको। इसकी जो इतने 2 महीने की जो है आंदोलन है, इसको वो सबसे ज्यादा सफरर वो हैं। तो एक तो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, और वो पोलराइजेशन ऑब्वियस है। सबसे ज्यादा तो पूरी दिल्ली ने सफर किया है, पूरी ईस्ट दिल्ली ने। 50 दिनों तक जिस तरह का ट्रैफिक जैम इस शहर ने देखा है वो कोई नहीं देख सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है, ये टोपी ओढ़ने को कोई तैयार ही नहीं है। अजय, ये हम लोगों को पहले से लग रहा था, इसको कहा भी जा रहा था कि शाहीन बाग जितना लंबा चलेगा, जितना लंबा खींचेगा, उससे उतना लाभ होगा बीजेपी को जी। और बीजेपी ने उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, पूरे सुनियोजित तरीके से उसको भुनाने की पूरी कोशिश की, और उसके लाभ उसको मिलता अगर दिखे, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये ध्रुवीकरण और लोगों की असुविधा दोनों मिल गए हैं। एक और यहाँ पर फैक्टर है, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप यहाँ देखेंगे कृष्णानगर जहाँ से बीजेपी आगे चल रही है, और अगर बल्ली माना नहीं ले ले, जिन जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर बीजेपी को माइलेज मिलता हुआ दिख रहा है सीधा। वो तो है ही, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं। कांग्रेस का जो वोटर है वो ऑब्वियस है कि अगर कांग्रेस बेटर होती है तो आपका नुकसान करेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिहाजा आपका नुकसान करेगी तो बीजेपी उस प्रोसेस पे निकल जाएगा। तो यही मेरे ख्याल से वहां पे हुआ है। और कम्युनल पोलराइजेशन सिर्फ उन इलाकों में आप देखेंगे, बाकी दिल्ली ने इसको खारिज कर दिया। शाहीन बाग या कम्युनल पोलराइजेशन दिल्ली ने नहीं होने दिया, जातिवाद नहीं आया, और सिर्फ ब्रास टैक्स पे अगर आप देखें, दिल्ली की जनता इतिहास बना रही है और बनेगा इतिहास। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता का कितना प्यार मिला है आप लोगों को? भरपूर प्यार मिला है। जिस तरह से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपमानित करने की कोशिश हुई, दिल्ली के लोगों ने कहा है नहीं, दिल्ली देश का दिल है, और दिल में सकारात्मक राजनीति जो है, वो सकारात्मक देशभक्ति बसती है, काम की राजनीति बसती है। बीजेपी ने जिस तरह हिंदुत्व और सीए और शाहीन बाग जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आपने डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ा, तो क्या लग रहा है आपको कि विकास की जीत हुई है? निश्चित रूप से काम की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों का यही संदेश बीजेपी के लिए भी है, बार बार हम आपको वोट देके जिताते हैं, कुछ काम तो करिए। बाबरपुर में आप अभी, और अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज हमारे स्क्रीन पर आकर गुजर गई थी, हम उसको दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पटपटगंज, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उम्मीदवार के तौर पर हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है। और अगर ये वाकई में चीजें निकलकर इस तरह से आती हैं जो कि अभी है, तो फिर क्या कहा जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। टैली भी 22 तक पहुंच गई, और टैली भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ रही है। रुझान 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है, और 48 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। अब ऐसे में ब्रिजेश जी, जरा ये बताइए, मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम करने का न सिर्फ दम बढ़ा बल्कि काम भी किया है, दिखा भी है,
लेकिन अगर वो खुद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं तब तो दिक्कत होती दिखेगी। और 22 सीटों पर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है, आपके लिए चिंता बढ़ेगी? अब पसीना छूटेगा? हनुमान जी याद आएंगे? ब्रजेश जी, ऐसा लग रहा है कि ब्रजेश जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। मैं यही सवाल विनोद जी आपके सामने रखूं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया अभी पीछे चल रहे हैं, हो सकता है ये अब आगे भी चीजें बदल जाएं, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया हार जाए तब तो बहुत बड़ा ये एक मतलब क्या कहा जाए, उलटफेर कहा जा सकता है। दिल्ली में भी लगातार मतलब बीजेपी के नंबर बढ़ रहे हैं, 22 तक पहुंच गई। हाँ, वो तो खैर 22 से पहुंच गई और वो मुस्कुरा भी रही है बीजेपी की प्रवक्ता आपके चैनल पर, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब याद करिए, उत्तराखंड के चुनाव में खंडूरी जी चुनाव हार गए थे, बिल्कुल, जो कि सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक थे और जिनके बारे में उत्तराखंड में बहुत, तो कई बार इस तरह की चीजें, मतलब मैंने अभी सोचता कि मनीष सिसोदिया हार जाएंगे, आगे पीछे का चलता रहता है। धूमल हार गए थे, धूमल हार गए थे, हाँ धूमल हार गए थे, लेकिन कुल मिलाकर के ये जरूर है कि इसका मतलब जो वहाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अभी ये भी निर्भर करता है कि कौन सा बूथ खुल रहा है, किस इलाके का वो खुल रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जबरदस्त आंकड़े हैं ये। चुनाव आयोग के आंकड़े बिल्कुल अलग है, जो हम जो दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन वोट परसेंटेज वाला जो आंकड़ा आया है, 48% आम आदमी पार्टी को वोट मिला अभी तक और 46% बीजेपी को मिला। तो इसका मतलब बहुत बीजेपी ने गेन किया, जैसा कि 11 और 13 उसमें तो बीजेपी आगे चल रही, चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सीटों पर बीजेपी आगे और 11 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी आगे है। बिल्कुल, और ये वोट परसेंटेज भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि 48% वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को और 46% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को। एनके सिंह साहब, इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि 1.5 घंटे बाद अगर चुनाव आयोग के आंकड़े आए और उसमें लगभग दिखाए कि 48 और 46 का है, तो ये अभी तक 1.5 घंटे में क्या हो रहा था? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये संभव है कि 46 और 48। एक और सवाल, क्या चुनाव आयोग इस तरह के आंकड़े जारी करता है? क्योंकि ये शायद मैंने पहली बार अभी देखा है इतने चुनाव में मिड काउंटिंग आज तक चुनाव ने वोट परसेंटेज डिक्लेयर नहीं किया, पहली बार हो रहा है। तो ये क्या मतलब निकाला जाए इसका? ब्रजेश जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, ब्रजेश गोयल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अब सुन रहा हूं मैं। काफी देर से मुझे आपकी आवाज मिल नहीं रही थी। जी, चुनाव आयोग ने अभी एक ताजा आंकड़े जारी किए हैं। अभी तक की मतगणना के आधार पर 48% मतदान आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और 46% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है। यह चुनाव आयोग का अभी का आंकड़ा है और अभी तक चुनाव आयोग इस तरह के आंकड़े जारी नहीं करता था। यह पहला मौका हम सबों के जर्नलिस्टिक करियर में दिख रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसे आंकड़े मतगणना के बीच में जारी किए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी मैं पिछले कुछ देर से लगभग 5-6 टीवी चैनल्स देख रहा हूँ। किसी में 57 सीटें, किसी में 52 सीटें, किसी में 48 सीटें। तो चुनाव आयोग की जहाँ तक बात है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी ना करके इतना ही कहूँगा कि वोटिंग वाले दिन भी चुनाव आयोग की जो गणना थी बहुत पीछे चल रही थी, बहुत स्लो काम चल रहा था। और जिस तरह से मैंने कहा कि 20 घंटे से ज़्यादा समय चुनाव आयोग ने अपना पूरा डाटा जारी करने में लिया, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग का जो पूरा प्रोसीजर है वो काफ़ी थोड़ा सुस्त चल रहा है। लेकिन टीवी चैनल्स की बात करें तो सारे टीवी चैनल्स की बात तो बिल्कुल है, हम भी दिखा रहे हैं कि आप 48 सीटों पर आ गए हैं, आपका खुद का चैनल भी। लेकिन चुनाव आयोग का ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, कोमल जी, क्या आपकी मुस्कुराहट इसी में छिपी थी? चुनाव आयोग पर आपको पूरा यकीन है? हाँ जी, मुझे जनता पे पूरा यकीन है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो बहुत अच्छा लिया होगा और वो डिसीजन भाजपा के पक्ष अगर में ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है अभी तक और ये काउंटिंग में निकल कर आ रहा है, तो चुनाव आयोग को तो आपको श्रद्धेय मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी।
राहुल देव जी, चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ पर किस तरीके से आकी? नहीं, अभी इस तरह के देखिए, चुनाव आयोग जो फैसला दे रही है वो भाजपा, मैं सिर्फ ये जरूरी नहीं है वो कहूंगा भाजपा के फेवर में देगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह के आंकड़े कभी आपने देखे जो चुनाव आयोग ने मतगणना मैं उसमें जा रहा हूँ। कोमल जी, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ नहीं देगी कभी भी चुनाव। राहुल देव जी वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक बहुत कोमल अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा बोल लेता हूँ जी। सिर्फ ये कि अगर चुनाव आयोग ने चुनाव गिनती के दौरान अगर ये नई चीज शुरू की है कि वो वोट शेयर देने लगा है, तो इसमें कोई अपने आप में आपत्तिजनक बात मैं नहीं देखता। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने गिनती के दौरान ये किया है तो उसमें भी भाजपा का ही फॉल्ट है। कोमल जी, आप ही बोल लें। आप बोल दीजिए। आप लोग तो आप पार्टी के हैं, आप लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। कोमल जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था, आपने कहा था कि आप मुझे बोलने का मौका देंगी, लेकिन आप उसका उल्लंघन कर रही हैं। आप कहें तो मैं बोलूं। कोमल जी, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित एडिटर हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा प्लीज। जी राहुल देव, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तकनीक लगातार तरक्की कर रही है, चुनाव आयोग की अपनी विधियां भी तरक्की कर रही हैं, तो उसमें अगर हम रुझान वो देते रहे हैं इतने सालों से, तो अब अगर वोट शेयर भी देने लगे तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात अपने आप में नहीं है, और ये अच्छी बात है जी। तो जैसे हम ये ऊंच नीच होते देखते हैं रुझानों में, वैसे ही हम वोट शेयर में भी होते देखेंगे। तो इसमें कोई मतलब कुछ और खोजने या पढ़ने की जरूरत अब मुझे लगती नहीं। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग जो रुझान प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें भी लगातार फेरबदल हो रहा है, इसलिए हम अब स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के आंकड़े भी सिर्फ रुझान हैं, ये नतीजे नहीं हैं। ये सिर्फ रुझान है जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी अभी 47 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वो 23 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। जी सिंह साहब, आमतौर पे जो राउंड्स होते हैं ना, हम लोग जब जाते हैं तो हमारे रिपोर्टर अंदर रहते हैं जी, और अंदर से वो बाहर आके खबर देते हैं, तो हमारा दूसरा रिपोर्टर जो होता है वो उसको रिले करता है, वो आप तक पहुंचाता है। ये प्रक्रिया होती है, ये इनफॉर्मल होता है, क्योंकि वो सिर्फ जाके वहां पे पूछ लेते हैं हाँ कितना हुआ, तो वो बता देता है कि इस समय इतना राउंड चल रहा है, ये उतना हुआ। और वो वेबसाइट अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लेती है। नहीं, इलेक्शन कमीशन कभी भी मिड काउंटिंग परसेंटेज, क्योंकि ये हमेशा डाइसी होता है कि आपने किस राउंड का परसेंटेज दिया, कल वो जाके चेंज, तो इसलिए कोई भी एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो मिड काउंटिंग में ये परसेंटेज दे। ये रिडंडेंट एक्सरसाइज है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पहली बार हुआ है। चुनाव आयोग के ऊपर इस बार कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए, खास करके तब जबकि मतदान के दिन जिस तरह से मत प्रतिशत को लेकर एक असमंजस की स्थिति या ऊहापोह की स्थिति काफी देर तक बनी रही, और आंकड़े आते आते बहुत देर हो गई। दिल्ली जैसे राज्य में आंकड़ों का आना और उसमें इतनी देरी, क्या ये प्रत्याशित थी? क्या इसकी उम्मीदें थी? 70 सीटें हैं जहाँ। नहीं, बिल्कुल ये अप्रत्याशित ही हुआ कि इतना समय, चूँकि हम लोग भी पूरे अपने जर्नलिस्टिक करियर में हमेशा जो है चुनाव मतदान खत्म हो जाने के 3-4 घंटे के बाद चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वो चाहे राज्य चुनाव आयोग करे या केंद्रीय चुनाव आयोग करे, और उसके बाद अंतिम आंकड़े जो है वो आ जाते हैं, और तब तक डीएम का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी सर्टिफिकेशन हो जाता है, सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद ये चुनाव आयोग करता है। लेकिन इस बार चूंकि जो देर लगी है और उसके बाद संजय सिंह ने लगातार पूरे दिन सवाल उठाए, तो हम सबको भी आश्चर्य हो रहा था इतनी देर क्यों लग रही, वो भी तब जब हर चीज का डिजिटलीकरण हो गया है। एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूँ, एक नया दस्तूर भी शुरू हुआ है। आजकल स्ट्रांग रूम के बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो धरना देती है, पहरा देती है, ये क्या है? दस्तूर नहीं, जब से ईवीएम को लेकर सवाल उठे तब से, और पहले भी ऐसा नहीं है, दस्तूर नहीं है। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होते थे तब भी उनकी रखवाली भी करती थी। हम लोग 3 दिन तक बैठे रहते थे, जर्नलिस्ट भी बैठे रहते थे वहाँ पे 3 दिन तक, वहीं पे खाना पीना होता था। और तब कई बार बैलेट बॉक्स बदले जाने की शिकायतें आती थी, साहब बैलेट बॉक्स बदल गया और ये हो गया, इस तरह की पहले भी होता रहा है। बिल्कुल जी, नई बात नहीं। एक सवाल आपसे था जी कि एक तो ये दिल्ली का चुनाव है जो सबसे ज़्यादा शहरीकृत है, यानी सबसे ज़्यादा सड़कें हैं, यहाँ कोई दूर दूर के इलाके नहीं हैं। सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग, जैसा पहले भी मैंने कहा, लगातार अपनी तकनीक में सुधार कर रहा है। ये सब कुछ ईवीएम पर हुआ पूरा चुनाव, और ईवीएम जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनका इस्तेमाल बढ़ा है वैसे वैसे चुनाव रुझान और परिणाम आने में और गिनती होने में समय कम लगता गया है। इन सारी चीज़ों को देखकर ये एक स्वाभाविक सवाल उठ रहा था कि 24 घंटे क्यों लग रहे हैं और क्यों लगने चाहिए, जबकि इससे कहीं ज़्यादा बड़े प्रदेशों में हमने देखा है कि इसके आधे समय में कितने वोट पड़े, ये बुनियादी आंकड़ा चुनाव आयोग ही देता था। तो ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक थे। बिल्कुल। अब ऐसे में ब्रजेश जी,
महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब धीरे धीरे आपका ग्राफ 50 के नीचे आता जा रहा है, क्या आप 50 के ऊपर रहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने न्यूज नेशन के टाउन हॉल में कहा था, कम से कम 55 सीटें, 60 के पार, ये मेरी उम्मीद। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप 48-45 के आसपास आ टिकते हैं तो क्या फिर भी आप इसे एक बहुत अच्छी जीत मानेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैनल पे ये भी कहा था कि अगर मुझे 45 सीटें भी दिल्ली की जनता देती है वो भी स्वीकार है, लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, अभी ये शुरुआती मुझे लगता है 1 या 2 राउंड अभी ईवीएम के हुए हैं, अभी नतीजे आने दीजिए। 10:30-11 बजे तक जो वस्तु स्थिति है हमारे सामने क्लियर हो पाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 से ऊपर, कम 55 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी। और आप जिस तरह से दिल्ली की जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिला है, तो आप देखना जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी स्थिति में और सुधार होगा, और 55 से अधिक सीटें मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को आने वाली है। पेशानी पे बल तो पड़ गए हैं आपके, आप भी अब उम्मीद जता रहे हैं, पहले दावा कर रहे थे प्रचंड बहुमत का। नहीं, देखिए, परेशानी तो देखो मनोज तिवारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को होनी चाहिए, जिन्होंने 48 सीटों का दावा करते हुए कहा कि मेरे सीट ट्वीट को संभाल के रखिएगा। और 22 साल से भाजपा आज दिल्ली में वनवास का सामना कर रही है, तो उनका वनवास 5 साल के लिए और बढ़ने वाला है। हमारी तो देखिए दिल्ली में हैट्रिक बनने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी दोबारा तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे दिल्ली की जनता ने वोट डाला है। इससे पहले कि कोमल जी आपसे सवाल बिना रिजल्ट के आप कैसे बोल बिल्कुल, चलिए, ये आशान्वित हैं। चलिए कोमल जी, इनको इतना तो नहीं दीजिए। आशान्वित है जैसे आप आशान्वित हैं, आप सब आशान्वित रहिए। विजय जी, 3 विधायक, तो कोमल जी से एक सवाल मेरी तरफ से एक सवाल, आप मेरी तरफ से एक सवाल कोमल जी से पूछिए। आप कोमल जी से भी पूछ लीजिए कि इनका जो वनवास है वो कब खत्म होने वाला है दिल्ली में। आप टेंशन मत लीजिए, समय आने दीजिए, आज का वो दिन लिखा ही है। भाई साहब, टाइम तो आने दीजिए। आप तो सुबह 9-10 बजे ही शुरू हो गए कि आपके हित में फैसले आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम तो लीजिए कम से कम।